नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द जीएस प्लेटफॉर्म पर। मैं रमन सिंह हाजिर हूँ आज एक नए स्लाइड के साथ, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे टिड्डी दल का आक्रमण। उसके पहले बता दूँ कि पिछले 8-10 दिन से जो वीडियो स्लाइड नहीं आ पा रही थी, उसके पीछे कारण था कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, लिहाजा अब मेरे को फ्री हूँ और आप लोगों को ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो चलिए, जो आज का टॉपिक है टिड्डी दल का आक्रमण, इसके बारे में हम जानते हैं। यह बिल्कुल लेटेस्ट है और न्यूज़ में लगातार आ रहा है कि किस तरीके से अलग अलग भारत के राज्यों में टिड्डियों का आक्रमण हो रहा है और वह उस एरिया की जो हरियाली है, जो फसल है, जो फूल हैं, जो पत्तियां हैं, उन्हें खा के सपाचट कर रहा है। इस प्रकार से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली भारत को हार्म कर रहा है और ये करोड़ों रुपए का नुकसान कर रहा है। तो इसी के बारे में जानेंगे कि आखिरकार ये कहाँ से आए हैं, क्या होते हैं और किस तरीके से इन पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं ये दिखाता हूँ पिक में। इस पिक में आप दिख रहे हैं कि ढेर सारे, एक नहीं दो नहीं, कई सारे यहाँ पर जो टिड्डी हैं वो लगातार उड़ रहे हैं, जो लोकस्ट हैं। और ये सब कौन से हैं? ये रेगिस्तानी लोकस्ट के बारे में यहाँ बात की जाएगी, क्योंकि यही एक ऐसा लोकस्ट या टिड्डा समूह है जो ग्रुप बना करके स्वार्मिंग करता है, उड़ता है और बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो ऐसी ढेर सारे आप पिक्स देख रहे होंगे टीवी वगैरह में। यहाँ तक कि ये तो ऐसे जब उड़ते हैं तो लगता है बादल उड़ के आ रहा हो, बहुत घने हो जाते हैं और उस एरिया बेसिस में तो हल्का सा अंधेरा तक कर देते हैं जब उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि करोड़ों में उड़ते हैं। ठीक है, तो इसी के संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिरकार भाई ये मामला क्या है। तो इस वक्त भारत में रेगिस्तानी टिड्डी दलों का आक्रमण हुआ है। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि कौन सा है? रेगिस्तानी टिड्डी दल है ये। ठीक है, अभी भारत में इसकी 4 प्रजातियां हैं, उसमें से जो सबसे हार्मफुल है वो कौन सा है? रेगिस्तानी टिड्डी, डेजर्ट लोकस्ट इसे हम लोग बोलेंगे। आक्रमण हुआ है जिससे कुछ राज्यों में फसल और हरियाली पर संकट खड़ा हो गया है। कई राज्य ऐसे हैं वहाँ पर जो फसल है या जो हरियाली है उनको ये खा के सफाचट कर रहा है। क्यों? जब ये बहुत तेज़ी के साथ स्वार्मिंग करके उड़ते हैं, समूह में उड़ते हैं, तो इनका पहला मकसद होता है भोजन और दूसरा होता है अनुकूल वातावरण। देखिए, आप लोग जो है पढ़ेंगे, बायो में भी पढ़ाया गया होगा, साथ साथ में आप पढ़ेंगे इकोलॉजी में भी, कि प्रत्येक जीवधारी का केवल एक ही मकसद होता है। पहला है भोजन की प्राप्ति और दूसरा है अपने जीवन के लिए अनुकूल वातावरण की खोज, ताकि वह अपने अंडे दे सकें, अपने बच्चों को पैदा कर सकें और कर सकें प्रजनन। तो ये एक बेसिक जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं एक जीवधारी की, उसके लिए लगातार ये यहाँ से वहाँ माइग्रेशन करते हैं, भागते हैं। तो इस चक्कर में ये भी जो है वहाँ से निकले हुए हैं। अब होता क्या है कि इनके माइग्रेशन से हम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ये हमारी फसलों पर अटैक करते हैं, हमारे पेड़ पौधों पर अटैक करते हैं और हमें क्या नुकसान पहुंचा देते हैं। अगर देखा जाए तो इस वक्त इनका बहुत ज़्यादा प्रकोप कहाँ कहाँ पे है, तो राजस्थान में बहुत प्रकोप है, उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है, पंजाब में है। ठीक है, तो इन राज्यों में बहुत देखने को मिल रहा है। तो अब होता क्या है कि जिन राज्यों में इनका अटैक हो रहा है वहाँ पर जो है जो हरियाली है वो बहुत जल्दी सफाचट होती जा रही है, यानी कि समाप्त हो रही है। और अगर इन पर काबू ना पाया गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं ये हमारे हरियाली को। टिड्डी समूह जब उड़ते हैं तो लगता है बादल रूप ले लेता है, यानी कि होता क्या है कि लगता है कि भाई बादल आ रहे हैं, बहुत घने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसलिए बताया है ये बादल रूप जैसा, मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि इतना ज़्यादा घना होता है, मतलब कई करोड़ एक साथ जब उड़ते हैं तो लगता है कि आसमान में कोई काला बादल सा है जो उड़ रहा है। इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि एक या दो या 10 50 100 टिड्डे अगर एक साथ उड़ते हैं तो इतना नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, लेकिन जब एक साथ करोड़ों होंगे तो जैसा कि आपने पिक्स में देखा है कि जगह नहीं होती है, तो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है, ये कई बार इसका आक्रमण हुआ है। और मुझे जहाँ तक याद है कि शायद मैं कक्षा 8 के आसपास था, उस साल भी जब मैं झांसी में था, तब ऐसे ही लोकस्ट बहुत उड़ के आए थे, तो बहुत प्रॉब्लम करते थे। जब भी हम अपनी कार से बैठ के बाहर निकलते थे घूमने के लिए और अगर जाते थे तो बहुत बुरी बदबू आया करती थी रास्तों में, क्योंकि वो मरे पड़ जाते थे। सब के सब जो है गाड़ियों के पहियों के नीचे आ जाते थे। लेकिन उस वक्त भी हर जहाँ देखो वहाँ ऐसे ही लोकस्ट चिपके रहते थे, तो एक डर का माहौल था। तो हम लोग जब रात में सोते थे तो कान में रुइयाँ लगा के सोते थे कि ऐसा ना हो कि कान में घुस जाए, कोई प्रॉब्लम कर दे। तो मैं अपनी ये छोटी सी जो स्टोरी है बता रहा हूँ कि मैंने अपनी आंखों से उस वक्त देखा था, और अभी फिर से झांसी वाले एरिया में जो है बहुत तेज़ी से इनका अटैक हुआ है, मैं दिखाया। और भी पिछले मैं 8 दिन से झांसी में ही था, इस चक्कर में आपको वीडियो नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब मैं अपने एरिया में आ गया हूँ, अपने घर आ गया हूँ। तो चलो अब देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो इसकी विशेषता क्या होती है? तो टिड्डी दल की विशेषता ये है कि लाखों करोड़ों की संख्या में एक साथ ये उड़ते हैं भैया। एक नहीं दो नहीं, ये लाखों करोड़ों में होते हैं। ठीक है, एक अनुमान के तहत बताते हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग 4 करोड़ के आसपास तक हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी जनसंख्या है, वहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होगी, इतने ज़्यादा एक साथ में ये होते हैं। भोजन और अंडे देने के लिए अनुकूल वातावरण की खोज में, सीधी सी बात है, बता चुका हूँ, प्रत्येक जीवधारी का जो पहला ही मुख्य जो उनका एम है, उद्देश्य है, वह है भोजन और उसके बाद सुरक्षित वातावरण जहाँ पर वह प्रजनन कर सकें और अपनी संतति को उत्पन्न कर अपनी जनसंख्या को बढ़ा सकें। ठीक है, तो ये सभी का मकसद रहता है और ये इनका भी है। लिहाजा ये क्या कर रहे हैं? ग्रुप में उड़ रहे हैं, समूह में उड़ रहे हैं।
ये लगभग एक दिन में 200 किलोमीटर तक का रास्ता तय कर लेते हैं। भाई बहुत बढ़िया उड़नकारी हैं, ये बहुत तेज़ी से उड़ते हैं। बता रहे हैं कितना कर लेते हैं साहब, एक दिन में 200 किलोमीटर तक का रास्ता तय कर लेते हैं। सोचने वाली बात है कि जब हम बस से चलते हैं तब भी बहुत समय लग जाता है हमें उड़ने में, सॉरी बस से सफ़र तय करने में, और ये उड़ कर के जो है इसका सफ़र तय कर लेते हैं कितना, 200 किलोमीटर, और अपने वजन के बराबर या उससे अधिक खा लेते हैं। कहा जाता है कि जो एक टिड्डा होता है वो लगभग 2 से 3 ग्राम तक का होता है, तो इतना एक खा लेता है। अब सोचिए जब करोड़ों एक साथ होंगे तो कितना खा लेंगे। इनकी जो उड़ने की क्षमता है वो 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। चूँकि ये उड़ते बहुत तेज़ी से हैं, अपने इनके साइज़ के हिसाब से देखा जाए, तो ये कितना कर लेते हैं, 200 किलोमीटर तक का जो रास्ता है वो तय कर लेते हैं एक दिन में। ठीक है, कितना, 24 आवर की यहाँ बात हो रही है, दिन हो या रात, इन्हें तो बस केवल उड़ते रहना है। और जो खाना है वो अपने वजन के बराबर या उससे अधिक खा लेते हैं। जितना वजन है उतना ये खाएंगे, और जब करोड़ों में उड़ेंगे तो भैया इंटू 2 ग्राम ही कर दो तो वो तो करोड़ों ग्राम हो जाएगा। अब करोड़ों ग्राम एक बार में खाओगे, उसको आप निकालोगे किलोग्राम में, तो समझ में आ ही जाएगा ना कि कितना ज़्यादा नुकसान है। मतलब लगभग 30 से 35 हज़ार लोग जितने पे खा सकते हैं उतना एक वर्ग मील में उड़ने वाले लोकस्ट अकेले ही मामला सफाचट कर देते हैं। तो देखा जाए कहीं ना कहीं ये हमारे जो है भोजन को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये एक फूड क्राइसिस को भी जन्म दे सकता है। और यही वजह है कि चूंकि अभी पाकिस्तान से होकर के भारत में इनका दल एंटर हुआ है, तो पाकिस्तान सरकार ने कृषि का संकट ही घोषित कर दिया कि हाँ भैया टिड्डों ने पूरी की पूरी फसलें जो है वो सफाचट कर डाली हैं। अब देखते हैं इनके जीवन चक्र के बारे में। इनका जो जीवन चक्र है वो शुरुआत होगा हमेशा इनके अंडे से। तो उसमें होता क्या है कि नर और जो मादा है वो कैसे होते हैं, हमेशा अलग अलग होते हैं, यानी कि ये एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल है, नर अलग है और मादा अलग है। ठीक है, मादा टिड्डी करती क्या है कि ये कोष्ठ ना करके मिट्टी में 2 से 3 इंच तक गहरे में अंडे देती है। अब होता क्या है, ये रेगिस्तानी क्यों है, क्योंकि इन्हें अंडे देने के लिए मिट्टी की चाहिए होती है आवश्यकता। अब होता क्या है, वहाँ रेत मिल जाती है इन्हें। जब ये ऐसे एरिया में आते हैं जहाँ वनस्पति होती है, वेजिटेशन होता है, तो वहाँ पर इन्हें सुलभतः आसानी से मिट्टी नहीं मिल पाती है, भुरभुरी मिट्टी नहीं मिल पाती है जिसमें ये अपने अंडे दे सकें। लिहाजा ये रेगिस्तान के एरिया में बहुत देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ इन्हें कई कई किलोमीटर दूर तक कोई नहीं मिलता है वेजिटेशन, बड़ी आसानी से वहाँ बैठ कर के मिट्टी भुरभुरी या रेत होती है उसके अंदर ये अपने अंडे दे देते हैं। 2 से 3 इंच का गहरा अंडा करते हैं। ठीक है, और उसमें से जो है अपने अंडे दे देते हैं। एक बार में एक कोष्ठ में लगभग 100 तक अंडे होते हैं, और एक मादा अपने जीवन में 4 से 5 बार तक अंडे दे सकती है, क्योंकि इनका जो लाइफ साइकिल है तो वो चलता रहेगा एग से लेकर एडल्ट तक, और ये जो प्रक्रिया है वो रहेगी जारी। और एक मादा 4 से 5 बार एग लेइंग करती है, यानी कि 4 से 5 महीने तक का इनका क्या होता है, जीवन काल होता है। तो भाई फिर तो ढेर सारे पैदा होने वाले हैं। और आर्द्रता और ताप के हिसाब से इन्हें विकास होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कहा जाता है कि इनके विकसित होने में मतलब विकास करने के लिए जो जलवायु है वहाँ की वो कैसी होनी, थोड़ी गर्म होनी चाहिए। तो अगर उस एरिया में आर्द्रता भी है हल्की तो अच्छी बात है, अगर ताप ही है तब भी ये विकास कर जाएंगे। लेकिन जैसे ही इन्हें क्या मिलती है, आर्द्रता, तो आर्द्रता होने की वजह से वहाँ पर जो वनस्पति है, वनस्पति समूह है, वो वहाँ पर डेवलप होने लगता है। अब साहब टेम्परेचर तो था ही, ऊपर से खाने को भी जुगाड़ हो गई है, तो अब तो फिर क्या है, बल्ले बल्ले है। और लगातार ये तेज़ी से बढ़ते चले जाते हैं और अपनी जनसंख्या को बहुत तेज़ी से कई गुना बढ़ा लेते हैं। ठीक है, टिड्डी दल हमेशा हवा के सापेक्ष उड़ते हैं, विपरीत कभी नहीं उड़ते हैं। इनकी खासियत है कि जब भी उड़ेंगे ये हवा के सापेक्ष, इनकी जो हवा की जो गति होगी जिस दिशा में, उसी दिशा में उड़ते जाएंगे, कभी विरोध में नहीं उड़ते हैं, उसके विपरीत में नहीं उड़ते हैं। ये वजह और है कि हवा की गति के साथ साथ जब ये उड़ते हैं तो बड़ी आसानी से उड़ लेते हैं, और यही वजह है कि 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे से नॉर्मली इनकी स्पीड है, और अगर हवा की चाल थोड़ी तेज़ हो गई तो इनकी भी चाल तेज़ हो ही जाती है। ठीक, तो ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है। अब भारत में कौन कौन सी प्रजातियां हैं, अगर हम बात करें इनकी प्रजातियां की, तो वैसे देखा जाए तो दुनिया भर में इनकी 10,000 से ज़्यादा प्रजातियां देखने को मिलती हैं। लेकिन जो भारत में हैं, तो भारत में इनकी 4 मुख्य प्रजातियां हैं। कौन कौन सी हैं, रेगिस्तानी टिड्डी जिसे हम बोलते हैं आपका डेजर्ट लोकस्ट, ये सबसे घातक है, सबसे नुकसानदेह है। अभी भारत में जो है इनका ही आक्रमण हुआ है। इनका जो भारत में आक्रमण है वो पाकिस्तान से हुआ, यानी कि सबसे पहले तो ये अफ्रीका से फिर ये पहुंचे ईरान, ईरान से पहुंचे पाकिस्तान, और पाकिस्तान से फिर कहाँ गए हैं ये, भारत में। क्योंकि इस वक्त भारत में जो हवाओं का जो रुख है वो है, मानसूनी हवाएं चल रही हैं, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा चल रही हैं। लिहाजा बड़े आराम से ये प्रायद्वीपीय भारत से होते हुए ये एंटर कर गए हैं इंडिया के अंदर, और अब बड़ी तेज़ी से अलग अलग राज्यों में अटैक कर रहे हैं। और हर राज्य की सरकारें अलर्ट भी कर रही हैं कि पिछले कुछ घंटों में या 1-2 दिन में इनका अटैक होने वाला है। तो भाई अब तैयारी की जा रही है निपटने के लिए, वो भी तब जब पूरा देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। एक तरफ लोग घरों में बंद हैं, आर्थिक जो हालत है भारत की वो वैसे ही बहुत ज़्यादा खस्ता हाल हो चुकी है, ऊपर से साहब अब इनका भी अटैक देखने को मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं फसलों को, हरियाली को, फूल पत्तों को, इन सबको नुकसान पहुंचाएंगे। इनकी चारों तरफ से हाहाकार मची हुई है। दूसरा है प्रवासी टिड्डी, फिर है बॉम्बे टिड्डी, और आखिरी में टी टिड्डी। ये वो टिड्डी जैसे नॉर्मली आप अपने घरों के आसपास देखते हैं,
रात में इन्हें बोलते हुए भी आप सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये टिड्डी पेड़ों पर रहते हैं और ग्रुप में नहीं होते हैं, कम कम होते हैं तो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हालांकि पत्तियां ये भी खाते हैं, लेकिन इनका इतनी ज़्यादा बड़ी जनसंख्या नहीं होती है, तो कम होते हैं संख्या में तो इतना नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और नॉर्मल देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे हार्मफुल है वो कौन सा है? रेगिस्तानी टिड्डी। इसका नाम है क्या? डेजर्ट लॉकस्ट। और ये छोटा मतलब सॉल्ट हॉर्न ग्रास होपर भी इसे हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखना। तो अगर एग्जाम में आता है सॉल्ट हॉर्न ग्रास होपर, तो भी ये भैया आप ध्यान रखना कि सॉल्ट हॉर्न जो ग्रास होपर हमारा है ना, वो कौन सा है? रेगिस्तानी हमारा टिड्डी ही है। अब ये आया कहाँ से है, चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें कि तो ये होता क्या है कि भारत में जो है कहाँ से आया है? ये अरब प्रायद्वीप से पाकिस्तान होते हुए कहाँ गया है? भारत में आ गया है। तो ये हमें ध्यान देना है कि भैया पहले अरब प्रायद्वीप से पाकिस्तान, और पाकिस्तान से सीधा कहाँ हो गया? भारत में एंटर। क्योंकि इस वक्त मानसूनी हवाओं का रुख भारत की तरफ है। और पहले मैं ऊपर बता चुका हूँ कि जब भी टिड्डी उड़ती है तो क्या करती है? हवा के सापेक्ष, यानी कि जिस दिशा में हवा चल रही होगी उसी दिशा में ये अपनी उड़ान करेंगे। तो एक साथ समूह बना करके हवा की दिशा के साथ में ही उड़ चले हैं। और इस वक्त हवाओं का जो रुख है वो भारत की तरफ है, लिहाजा ये बड़ी आसानी से भारत में एंटर कर रहे हैं और चले आ रहे हैं। और हमें पता है कि भारत देश तो ऐसी ज़मीन है, ऐसी भूमि है जहाँ आर्द्रता भी है, गर्मी भी है, तापमान भी है, ठंडक भी है, और फूल पत्ती अलग अलग किस्म के खाने पीने की पत्तियाँ, फसलें, न जाने क्या क्या है। तो अब तो इनकी एक प्रकार से देखा जाए तो ये जन्नत में आ गए हैं। तो अब तो इन्हें बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन हम इन्हें रोकेंगे, हमारी सरकार इन्हें रोकेंगी, और इनके नियंत्रण के उपाय भी हम लोग लगातार कर रहे हैं। इससे पहले ये अफ्रीका में तबाही मचा के आया था, मैं अभी बोल चुका हूँ। तो सबसे पहले क्या अफ्रीका में एक्चुअल में क्या हुआ था कि अफ्रीका में जो केन्या और जो इथोपिया हैं, वो दो जगह ऐसी थी, दो राष्ट्र जहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा आतंक मचाया था। और वहाँ पर उसके बाद क्या हुआ, अफ्रीका में एक्चुअल टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, समय के साथ साथ वहाँ पर कम हुआ वेजिटेशन, वहाँ खाने की समस्या हुई ने। और अफ्रीका से साहब ये चल दिए, फिर वहाँ से कहाँ सीधे पहुँचे ईरान। तो अफ्रीका देशों में केन्या और इथोपिया, ध्यान रखना, पूछ सकते हैं कि कहाँ पर इन्होंने अटैक किया था। तो केन्या में किया था या फिर कहाँ किया था इन्होंने? इथोपिया में किया था। तो केन्या, उसके बाद फिर कहाँ पहुँचे ये साहब? ईरान में पहुँचे। और इस पर होता क्या है कि ईरान में बारिश हुई, बारिश की वजह से इनको फिर से मौका मिल गया। मैं आपको बता देता हूँ कि इस साल पिछले 1 डेढ़ साल से जो बारिश का पैटर्न है वो बड़ा ही बेमौसम है, अनियमित है। लगभग किसी न किसी जगह हर महीने बारिश हुई ही है। और चूंकि बारिश होती है तो जैसे ही इन्हें नमी मिलती है, वैसे ही ये जनसंख्या को बहुत तेज़ी से बढ़ा लेते हैं। इनकी नमी इनकी जनसंख्या को बढ़ाने में काम करती है। क्यों? एक प्रकार जैसे ही तापमान बढ़ा, तापमान बढ़ने से एग की हैचिंग होती है, और लगभग 8 से 10 दिन में ये एग से बाहर आते हैं। और इधर बारिश हुई, नमी हुई, नमी होने से क्या होता है कि आसपास के एरिया में खाने पीने के लिए जो घास है, इनकी हरियाली है, वो उग आती है। तो इनके जो न्यूली बॉर्न जो लार्वी हैं वो बड़ी तेज़ी से फिर फीडिंग करने लगते हैं। ठीक है, जो नेम्फ है वो तेज़ी से फीडिंग करने लगता है और अपने आप को फिर एडल्ट फेज में बदलने लगता है। तो बारिश हुई, नमी हुई तो खाना मिला, और खाना मिला तो अब भैया इनका वातावरण कैसा है? अनुकूल। तो ईरान में बारिश होती है, लिहाजा ये डेवलप होते हैं। उसके बाद फिर वहाँ से कहाँ पहुँचते हैं? फिर पहुँचते हैं ये पाकिस्तान में। और पाकिस्तान का ये हाल कर रखा है कि वहाँ की सरकार ने इस वक्त जो है आर्थिक कृषि संकट घोषित कर दिया है। यानी कृषि बता दिया है इन्होंने कि भैया सब कुछ मामला गड़बड़ हो गया है। और फिर जो है पाकिस्तान से कहाँ एंटर कर रहे हैं साहब? ये पाकिस्तान से एंटर कर रहे हैं ये भारत में। और इस वक्त जो है मानसूनी पवनों की दिशा है वो भारत की तरफ है। तो बड़ी आसानी से अब ये भारत में एंटर हो रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ हम और बता देते हैं आपको कि जब ये अफ्रीकन कंट्री से ईरान में आए थे तो लगभग जो है वो साल हमारी थी 2019, यानी कि 2019 में ये टिड्डी दल कहाँ पे था? ईरान में था। और उसको पार करते हुए फिर पाकिस्तान में एंटर हुआ 2020, और अब पूरी तरीके से जो है भारत में आ पाया। तो देखिए साहब कितना लंबा समय लग गया, लेकिन ये लगातार चले आ रहे हैं। एक कहावत सिद्ध कर दी कि बस आगे बढ़ते चलो, सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं टिड्डी दल। ठीक है, चलो इसके बारे में एक देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार क्या उन्होंने एक आंकड़ा दिया है। तो वो कहते हैं कि भैया 1 वर्ग किलोमीटर में फैले टिड्डी दल में करीब 4 करोड़ टिड्डियाँ होती हैं। केवल 1 वर्ग किलोमीटर में, कितने में? 1 वर्ग किलोमीटर में। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, करोड़। कितनी? पूरी पूरी 4 करोड़। ये एक अनुमानित संख्या है। अब इतनी ढेर सारी टिड्डियाँ एक साथ ही ग्रुप में उड़ेंगी तो बस क्या होने वाला है पता ही है। जो एक दिन में अपने वजन या इससे अधिक का भोजन, भोजन में क्या कह सकते हैं? ये फसल खड़ी है, वो पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं, उनके फूल हैं, उनकी हरियाली है, या उनके छोटे जो फल होते हैं, जो कौन से छियाँ होती हैं, उन्हें बड़ी आसानी से खा जाते हैं। और एक प्रकार से हमारी हरियाली को नुकसान पहुंचाते हैं। हम कहीं ना कहीं फसल या पत्तियां या फूल
या हरियाली, घास वगैरह, ये सब कहीं न कहीं आर्थिक रूप से हमसे जुड़े हुए हैं और मानव इनसे लाभ लेता है। जब ये खा लेते हैं तो ये हमें सीधा-सीधा आर्थिक रूप से नुकसान पहुँचाते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे देखें इनका भाई आने का जो कारण है वो क्या है, तो वो मैं बता चुका हूँ। पहला कारण तो सबको पता है कि भोजन के और अनुकूल वातावरण की जो तलाश है वो है। इसके साथ साथ कुछ और बातें भी हैं, जैसे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के चलते मौसम में क्या हुआ है, बदलाव हुआ है। जो मौसम का जो पैटर्न है वो लगातार बदल रहा है। पहले किसी एक ही एरिया में रेगिस्तान के आसपास के एरिया में इनका जमा होता था। अब चूंकि अलग अलग एरिया में इनके हिसाब का जो मौसम इन्हें मिल रहा है, नम जलवायु मिल रही है, खाना मिल रहा है, तो ये अलग अलग एरिया में आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये अभी से, ये पिछले कई सौ सालों से ऐसे माइग्रेटरी फॉर्म्स में उड़ते आ रहे हैं, ग्रुप बना के आते हैं। बस ये कभी कभी बहुत ज़्यादा होते हैं और कभी कभी बिल्कुल नहीं होते हैं। बेमौसम बरसात ने इन्हें अनुकूल वातावरण प्रदान किया क्योंकि नमी में जल्दी पनपते हैं। ठीक है, तो जो बात पहले बताई है वो फिर ध्यान रखना कि नमी में जल्दी पनपते हैं। हो सकता है आपसे पूछ सकते हैं कि नमी में ये क्या मर जाते हैं, पनपते हैं, कोई असर नहीं करता है, या नमी इनके लिए बहुत घातक होती है। तो आपको टिक करना होगा कि नमी में ये बड़ी आसानी से पनपते हैं और ये इन्हें एक अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि एक जो बहुत बड़ी चीज़ है वो ये है कि ग्वाइकोल नामक जो इनका टिड्डी का जो फिरोमोन होता है इनकी बॉडी के अंदर, जो इनकी आंत के अंदर एक बैक्टीरिया के माध्यम से पैदा होता है, वो इन्हें एक्चुअल करता क्या है कि इनको इंड्यूस करता है, इन्हें प्रेरित करता है स्वार्मिंग करने के लिए, ग्रुप बना करके उड़ने के लिए, अधिक से अधिक भोजन के लिए। तो कहीं न कहीं इनकी जो इंटरनल जो फिरोमोन है, इनकी जो बॉडी में सीक्रेट हो रहा है, जो स्रावित हो रहा है, वो भी इनके इस दल के रूप में, ग्रुप में बना करके उड़ने के लिए ज़िम्मेदार है। तो ये एक्चुअल साइंटिफिक है। बाई चांस कहीं पूछ सकते हैं कि गायकवाड़ क्या है, संबंध किससे है? तो इसका टिड्डी संबंध है। ये है क्या? एक प्रकार से टिड्डी फिरोमोन है जो उसकी छोटी आंत में स्रावित होता है। ये करता क्या है? ये प्रेरित करता है काहे के लिए भैया? ये तो प्रेरित करता है ये ग्रुप बना करके उड़ने के लिए, ठीक है? सॉल्विंग करने के लिए, ठीक? अब यहाँ पर देखते हैं कि जब प्रजनन में होता है तो कितनी तेज़ी से ये बढ़ते हैं। अगर इनके हिसाब से इन्हें नम और इनका अनुकूल वातावरण मिल रहा है, साथ साथ में भोजन भी मिल रहा है, तो ये तो भाई कहर बन के टूटेंगे। कैसा? पहले प्रजनन काल में जो टिड्डियाँ हैं वो 20 गुना तक बढ़ा लेती हैं जनसंख्या को, और दूसरे जब इनका होगा प्रजनन काल तो उसमें कितना होता है, 400। कारण ये है कि एक मादा यानी कि एक जो टिड्डी है वो लगभग कितना, 4 से 5 महीने जिंदा रहती है। ठीक है, और कभी कभार और ये 4 से 5 बार वो भी कर लेती हैं, एग लेइंग भी। अब भाई पहले की हैं और फिर कुछ नई भी पैदा हो गई हैं, ठीक है, तो वो भी तैयार हो गए हैं। तो होता क्या है कि फिर कर लेते हैं 400 गुना। अब ये 400 गुना में भी ढेर सारे पैदा हो जाएंगे, तो कुछ पहले के कुछ इसके, तो तीसरे में कितना कर लेते हैं वो, 1600 गुना। तो भैया तीसरे चरण में तो बस जनसंख्या विस्फोट टिड्डियों का बहुत तेज़ी से होता है, एकदम से इनका नंबर बूम होगा, और उसके बाद जब ये उड़ेंगे तो हाहाकार तो मचाएंगे। तो ये बहुत हार्मफुल है। यही वजह है कि हमें इनकी प्रजनन काल को रोकना होगा, ये इनका नियंत्रण का एक तरीका है। ठीक है, तो ताकि ये 1600 गुना ना हो पाए। अब इनके देखते हैं नियंत्रण के उपाय क्या क्या हैं। तो सबसे पहला तो उपाय जो आ रहा है वो है शोर करना। यानी कि अभी आपने देखा होगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ताली थाली का जो प्रोग्राम रखा था फॉर कोरोना वायरस, उसे भगाने के लिए, तो वो भाई कोरोना के लिए कितना असरदायक हुआ ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये है कि यहाँ टिड्डियाँ शोर करने से भाग जाती हैं। यही वजह है कि मध्य प्रदेश, झांसी या राज्य के अलग अलग एरिया में जो पुलिस गाड़ियों के जो सायरन हैं वो बजाए जा रहे हैं, तो लोग ताली थाली बजा रहे हैं, डोल ड्रम बजा रहे हैं, ताकि डरें और भागें। क्योंकि ये डायरेक्टली जो है शोर से कैसे होते हैं, परेशान होते हैं, डरते हैं और भाग जाते हैं। तो शोर करना बड़ा इनके लिए फ़ायदेमंद है। कैसा? हमारे लिए फ़ायदेमंद है, सॉरी, इनके लिए बड़ा हानिकारक है, ये भागते हैं। दूसरी चीज़ है धुआं करना। जब हम धुआं करेंगे तो ये भागते हैं। धुआं करना एक हमारे लिए इनको नियंत्रण करने का उपाय है। तो ये थोड़े एंशिएंट टाइप के हैं। मॉडर्न अगर देखा जाए उपाय है तो वो क्या है, कीटनाशक रसायनों का ड्रोन और वायुयानों से क्या, छिड़काव। यानी कि ड्रोन या वायुयान से हम क्या करेंगे, जो ऐसे रसायन हैं जो बहुत हार्मफुल हैं और कीटों को बड़ी आसानी से क्या कर लेते हैं, ये नियंत्रण। क्योंकि टिड्डी क्या है, एक कीट है। ये फाइलम आर्थ्रोपोडा में रखा गया है, उसकी क्लास इंसेक्टा में आता है। तो उस कीटनाशकों से इन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार साइंटिफिक तरीका यही है, और बड़ी इसको इस्तेमाल करने से ही पूरी तरीके से निजात पाई जा सकती है। शोर करना, धुआं करना, ये क्या टेम्पररी हैं, पूर्णतः 100% कारगर नहीं है। अंडों का विनाश, अगर ऐसे एरिया में पता रहता है कि हाँ भाई किसी एरिया में टिड्डी दल आया है, वहाँ पर उन्होंने स्वार्मिंग करके कुछ दिन रुके, वो अंडे दिए हैं, तो उन अंडों को हम समाप्त कर दें, ख़त्म कर दें, तो भी जो है इनसे नियंत्रण हम पा सकते हैं। साथ साथ में इन्हें मार करके गड्ढों में हमें दबा देना चाहिए। ये होता है, ये पड़े हुए हैं तो मारिए, गड्ढों में दबा दीजिए, बड़े बड़े गड्ढे खोद दीजिए, एकदम से गिरेंगे और बंद कर दीजिए। तो ये भी एक तरीका है। तो ये फिजिकल मेथड है, लेकिन सबसे बेस्ट है कीटनाशक रसायनों का छिड़काव। अब हम ये देखते हैं वर्गीकरण के बारे में देखेंगे, क्योंकि हो सकता है यहाँ से एग्जाम में आएगा, एसएससी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लिहाजा मैंने ये स्लाइड शामिल की है।
होता है क्या, हमने जो वर्गीकरण है वो सबका नहीं किया, केवल उसका किया है जिसका अटैक हुआ है। वो कौन सा है? रेगिस्तानी टिड्डी जिसने आक्रमण किया है। सबसे पहले देखते हैं कि डेजर्ट लॉकस्ट, बता चुका हूँ, हैव टू फेजेस, इनकी दो फेज होती हैं। कौन सी? सॉलिटरी यानी कि एकांत फेज, और एक होती है कौन सी? ग्रेगरियस फेज यानी कि ग्रुप बना करके उड़ने की। तो एक तो इनकी एकांत हो गई है और एक हो गई है समूह वाली फेज। तो भैया समूह वाली फेज ही बड़ी नुकसानदेह होती है, और इसी समूह वाली फेज में ये जहाँ देखो वहाँ बड़ी तेजी से उड़ने लगते हैं। तो इस प्रकार से इनमें क्या होती है? इनमें पॉलीफेनिज्म होती है। पॉलीफेनिज्म का मतलब होता है इनके जो है दो प्रकार की अवस्थाएं, दो फेज इनके जीवन में देखने को मिलती हैं। एक सॉलिटरी होगी इनकी एकांत अवस्था, जिसमें ये सिंगल फॉर्म में होंगे, अकेले होंगे। और एक कौन सी होगी? ग्रेगरियस यानी कि ग्रुप बना के, यानी कि समूह बना करके उड़ने वाली। तो पॉलीफेनिज्म ध्यान रखिएगा, वो पूछ सकते हैं पॉलीफेनिज्म किस में मिलती है, तो हम बता सकते हैं कि भैया लोकस्ट में देखने को मिलती है। या पॉलीफेनिज्म का संबंध किससे है? तो लोकस्ट का होता है। पॉलीफेनिज्म पाई जाती है लोकस्ट में। तो इसके अंदर कितनी फेज होती हैं? दो होती हैं। कौन कौन सी? एक सॉलिटरी और एक कौन सी होती है? ग्रेगरियस। तो इस प्रकार से वो कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी आसानी से आपने पढ़ा होगा तो इजिली आप कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं पॉलीफेनिज्म के बाद क्या है। अब इनका थोड़ा किंगडम पढ़ लेते हैं। एसएससी वगैरह में या किसी एग्जाम में थोड़ा बहुत इनसे पूछ सकते हैं, जैसे क्लास पूछ सकते हैं, इनका फाइलम पूछ सकते हैं, इनकी संघ कौन सी है, क्लास कौन सी है इनका, या इनका वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, इनका चूंकि ये जंतु हैं तो इनका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है वो पूछ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे शामिल कर रहा हूँ, और ऑर्डर थोड़ा हायर क्लासेस में है, तो ऐसे बच्चे साइंस साइड के हैं, 11 12 पढ़े हुए होंगे, वो उन्हें अच्छे समझ आ जाएगा ये क्या है। तो चलिए देखते हैं पहले किंगडम क्या है। एनिमिलिया है क्योंकि जंतु हैं। ठीक है, अगर ये प्लांट होते तो कहाँ रखते इनको हम लोग? प्लांटी में। तो चूंकि ये क्या एनिमल्स हैं तो इन्हें क्या कर दिया? एनिमिलिया में। इनका जो फाइलम है वो कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है। अगर आप इनकी फिगर को देखेंगे तो इनके जो पैर हैं वो कैसे होते हैं? जॉइंटेड पैर होते हैं। और 3 पेयर ऑफ लेग होते हैं। तो जिनमें 3 जोड़ी पैर हों और पैर कैसे हों? जॉइंटेड हों, उन्हें रखते हैं किसमें? हम उनको हम बोलते हैं आर्थ्रोपोडा फाइलम में रखा जाएगा। क्लास इंसेक्टा है। ठीक, अब यहाँ पे होता क्या है कि 3 क्लासेस होती हैं इसकी। तो इंसेक्टा में 3 पेयर ऑफ लेग हो सकते हैं। अरिकनडा में 4 होते हैं, जैसे कि बिच्छू स्कॉर्पियन है। वो कैसा है? फाइलम उसका आर्थ्रोपोडा है। लेकिन अगर क्लास की बात करें तो वो किस में है? अरिकनडा में। हमारे घर में जो मकड़ियाँ हैं वो किस में होती हैं? अरिकनडा में, क्योंकि उनमें 4 पेयर ऑफ अपेंडिजेज होते हैं। जबकि जो टिड्डी हैं उनमें कितने हैं? 3 पेयर ऑफ अपेंडिजेज। तो 3 जोड़ी संधिपाद होते हैं, इनके पैर जुड़े हुए होते हैं। लिहाजा इसमें रखा गया है किसमें? क्लास इंसेक्टा में। तो क्लास याद रखिए इनकी इंसेक्टा है। उसके बाद पूछ सकते हैं ऑर्डर कौन सा है, तो वो ऑर्थोप्टेरा, क्योंकि मैं भाई सीधी सी बात है, विंग्स हैं। ठीक, और उड़ने वाले हैं, मेम्ब्रेनस विंग्स हैं, उनसे ये उड़ते हैं। तो इनका जो ऑर्डर है वो कौन सा हो गया? ऑर्थोप्टेरा। फैमिली कौन सी है? एक्टिडाइडी। तो ये एसएससी वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको फिर से। और खासकर एसएससी सीजीएल में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं विज्ञान पर आधारित। तो वहाँ पर एक आध क्वेश्चन बन सकता है करंट में वहाँ। तो अगर जो तैयारी कर रहे हैं आप लोग तो तैयार कर लो भाई, लिख लो, और फिर पता नहीं कि कहाँ क्या पूछ दें, लेकिन तैयारी हमें हमारी पूरी कर लेनी चाहिए। फिर बात करेंगे अगर हम जीनस की, तो वो कौन सा है? सिस्टोसर्कास का जीनस है। ठीक है, पढ़ना इसकी स्पेलिंग यही पड़ी जाएगी, कौन सा है? सिस्टोसर्का। और अगर हम बात करें इनकी स्पीसीज की, तो ये वंश हो गया, क्या हो गया? ये इनका हो गया जीनस, यानी कि वंश कौन सा हो गया? सिस्टोसर्का। और जो स्पीसीज है वो क्या हो जाएगी इनकी? ग्रेगेरिया, क्योंकि भाई ग्रेगेरियस हैं। और द्विनाम पद्धति में अगर नामकरण का देखा जाए, हमें पता है कि द्विनाम पद्धति में करते क्या है कि जीनस और स्पीसीज इन दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, और मिला देने से होगा क्या? जो नाम बनेगा वो उनका वैज्ञानिक यानी कि जंतु वैज्ञानिक नाम होगा। तो सिस्टोसर्का ग्रेगेरिया इसका क्या हो गया? जंतु वैज्ञानिक नाम हो गया। और मैं बता दूं आपको, आपके ध्यान के लिए, कि जो कैरोलस लिनियस महोदय हैं उन्होंने जो है द्विनाम पद्धति यानी कि बाइनोमियल क्लेचर दिया था। यानी कि वो कहते थे कि जीनस और स्पीसीज को मिला के किसी भी धारी का हम नाम रख सकते हैं। होता क्या है कि दुनिया के हर एक कोने में अलग अलग भाषाओं में इन जीवों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो चूंकि हम समझ तो पाएंगे नहीं, अब अमेरिका में जाके लोकस्ट बोलेंगे, अगर आप पहुंच गए कहीं केन्या, अफ्रीका, घाना, वहाँ की उनकी लोकल लैंग्वेज में चिल्लाते फिरते हैं टिड्डी टिड्डी, तो वो क्या जानेंगे टिड्डी। तो होता क्या है, जैसे ही हम बात करेंगे सिस्टोसर्का ग्रेगेरिया, तो एक ही बार में समझ आ जाएगा, अगर वो पढ़े होंगे, जानते होंगे कि अच्छा बात टिड्डी की हो रही है यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो है इनका यूनिवर्सल नेम क्या हो जाएगा? सिस्टोसर्का ग्रेगेरिया। तो ये चूंकि याद कर लो भाई, ऑप्शन में आ सकता है, हो सकता है कि मैचिंग में दे दें। ठीक है, तो यहाँ से ये याद कर लो। और आज के टॉपिक में हम इतना ही रखेंगे। अगर बहुत अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए है। अगर किसी टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम होती है और आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इस तरीके से हम बेटर तरीके से आपको बता देंगे। साथ साथ में हमारे जो टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पर रोज़ क्विज़ चलती है, उस क्विज़ को आप लोग ज्वाइन करिए। वहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं तो आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। 15 20 क्वेश्चन होते हैं डेली, और देखेंगे कि हाँ हमारा क्या लेवल है। साथ साथ में आपको इस वीडियो की जो पीडीएफ लिंक है वो भी हमारे
टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से जो है इस वीडियो की जो PDF है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।